हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज यहाँ हम ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम कितने तरह के ट्रांसफ्यूज़न होते हैं, किसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की नीड होती है, कब हम कौन सा ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशंस वगैरह सब पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ्यूज़न की बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी लिक्विड सब्सटेंसेस का, लिक्विड सब्सटेंसेस क्या, जैसे हिंदी में से लिक्विड को तरल या द्रव्य पदार्थ बोलते हैं, जैसे पानी। ठीक है, पानी का या ब्लड का या शुगर सॉल्यूशन का, जैसे डेक्सट्रोज है या नॉर्मल सेलाइन है। तो किसी भी लिक्विड सब्सटेंसेस का वेन्स के थ्रू, वेन को हिंदी में नस बोलते हैं, वेन्स के थ्रू कोई भी पेशेंट, चाहे वो एनिमल हो, मीन्स हिंदी में जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, तो वेन्स के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड में पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसफ्यूज़न कहलाता है। नॉर्मल अगर हम एक लाइन में बोलें तो लिक्विड सब्सटेंसेस का ब्लड में पहुंचाना, चाहे वो एनिमल या ह्यूमंस के ब्लड में पहुंचाना, क्या कहलाता है? ट्रांसफ्यूज़न कहलाता है। ट्रांसफ्यूज़न के काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के, स्पेशली कि अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस चीज़ के बारे में हमें इंश्योर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड करनी चाहिए एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ वाली मीटिंग को, क्योंकि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर मिल जाते हैं तो क्लॉट्स फॉर्म होते हैं, जो कि ट्रांसफ्यूज़न के समय जाने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ 3P ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रूल को फॉलो करना चाहिए, जिसके अंतर्गत अगर हम किसी पेशेंट का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको पल्स, ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, देखना होता है। इसके अलावा द प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। देखिए, हमें कोई भी ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं या कोई भी पेशेंट की तबीयत ख़राब दिख रही है तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि भाई ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले कि कहीं पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, कहीं पेशेंट ऐसी कंडीशन में तो नहीं है कि मतलब वो मरने वाला हो। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो गाइडलाइन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ्यूज़न करते हुए पेशेंट के एनीमिया को करेक्शन में लाना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है द करेक्शन ऑफ एनीमिया एंड रिप्लेसमेंट टू डिप्लीटेड। कई बार क्या होता है कि हम ना पेशेंट को ब्लड भी दे रहे हैं और पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन वगैरह के इंजेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन ब्लड बढ़ता ही नहीं है। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, अगर पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है और दैट सिचुएशन में अगर आप उसको इरिथ्रोपोइटिन वगैरह इंजेक्शन दे रहे हैं तो किसी भी हालत में उसका ब्लड नहीं बढ़ेगा। तो ब्लड अगर हीमोग्लोबिन कम जा रहा है तो आपको एनीमिया तो देखना ही है, मतलब हीमोग्लोबिन का तो देखना ही है, साथ के साथ आयरन की डेफिशिएंसी को भी चेक करा लेना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? द यूज़ ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। देखिए, इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट का यूज़ करना चाहिए विद क्रिस्टेलॉइड और कोलोइड्स इन केस ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हुआ है तो इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जैसे कि सेलाइन से करेक्ट करके देखो या फिर ऑक्सीजन थेरेपी पे लाओ, बजाय इसके कि डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करो अगर थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हुआ है तो। ट्रांसफ्यूज़न ओनली पार्ट ऑफ द पेशेंट मैनेजमेंट। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसफ्यूज़न जो है ये पार्ट है पेशेंट के मैनेजमेंट को, पेशेंट की तबीयत को सही रखने का। जितना भी जब भी हम ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास में डॉक्टर है उसको प्रॉपर तरीके से मतलब पता होना चाहिए कि भाई मेरे यूनिट में किस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। जो भी स्टाफ या डॉक्टर ट्रांसफ्यूज़न कर रहा है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई ये ट्रांसफ्यूज़न इस वजह से हो रहा है और इतने घंटे का ट्रांसफ्यूज़न रहा, ऐसे रहा और ये प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा क्या होता है कि जो भी एक ट्रेन्ड स्टाफ, ऐसा नहीं है किसी को भी आप ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए खड़ा कर दें। इसके लिए चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो चाहे सेलाइन ट्रांसफ्यूज़न हो, बाकायदा एक ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या कुछ भी एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं तो वो उसको संभाल सके। इसके अलावा जो भी सर्जरी वगैरह होती है तो जो 4 गुड एनेस्थेटिक एंड सर्जिकल मैनेजमेंट दिए गए हैं, जैसे कि यूजिंग द बेस्ट एनेस्थेटिक एंड सर्जिकल टेक्निक,
जो भी एनेस्थेटिक है, मतलब जो भी एनेस्थीसिया दे रहा है, या जो भी मतलब सर्जिकल डॉक्टर है या टेक्नीशियन है, उसको गुड एनेस्थेटिक एंड सर्जिकल टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, जिससे ब्लड का लॉस कम से कम हो। इसके अलावा जो स्टॉपिक एंटीकोगुलेंट, देखिए अगर हम डायलिसिस की बात करते हैं, तो अगर किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है, चाहे उसकी पेशेंट की सर्जरी कल हुई और आज वो हमारे पास दूसरे दिन वो डायलिसिस पे आ रहा है, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी सर्जरी हुई है। अगर किसी भी पेशेंट की किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, तो कुछ दिन के लिए एंटीकोगुलेंट को स्टॉप कर देना चाहिए। स्पेसिफिकली जब किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, तो अगर कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, तो वहाँ पर हमें एंटीकोगुलेंट नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो लेबोरेटरी के लिए ब्लड जाता है, टेस्टिंग के लिए जो ब्लड जाता है, उसमें कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम ब्लड को भेजा जाए। खासकर जो बच्चे प्री मैच्योर बेबी हैं, प्री मैच्योर क्या, जो बच्चे अभी हाल में पैदा हुए हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, या कुछ उनसे बड़े बच्चे हैं, 2-3 साल के या 4-5 साल के बच्चे हैं, इनमें जितना कम से कम ब्लड लिया जाए उतना लेना चाहिए। यूजिंग अल्टरनेटिव अप्रोच सच एज, अब देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन कम हुआ तो डायरेक्ट मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा दिया, नहीं। सबसे पहले कोई भी डॉक्टर होगा या स्टाफ होगा, उसको एप्रोप्रिएट अप्रोच मेंटेन करनी चाहिए कि भाई इस चीज़ को, जो भी ब्लड कम हुआ है उसको हम इंजेक्शन से या टैबलेट से कम कर सकें। अब बात आती है हु नीड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सबसे ज़्यादा जो नीड होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, एनीमिक पेशेंट को। एनीमिक मतलब जहाँ पे पेशेंट का ब्लड कम हो जाता है या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जब पेशेंट एनीमिक होता है तो उसमें थकावट देखने को मिलती है, टायर्डनेस रहती है, ठीक है, सांस लेने में परेशानी होती है, हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, चेस्ट पेन भी होता है, लैक ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब जो मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता है, और कई बार एनीमिक जो पेशेंट है, एनीमिया जो है वो किडनी को भी ख़राब कर देता है, मतलब क्रोनिक स्टेज पे ला के रख देता है। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है इस पिक्चर के थ्रू, यहाँ पे 2 तरह का ट्रांसफ्यूज़न दिखा है, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है और यहाँ पे सेलाइन ट्रांसफ्यूज़न है। तो यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ है कि जब भी आप ट्रांसफ्यूज़न करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्रॉस मैच करना चाहिए, उसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ABO ग्रुप RH टाइप का है, प्लस है या नेगेटिव है, ये भी देखना चाहिए। क्लाइंट नेम होना चाहिए, मतलब जो भी आप ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, उस पे उस पेशेंट का नाम है या नहीं है, किस हॉस्पिटल से आए, ID क्या है उसकी, और एक्सपायरेशन मतलब कितने समय बाद वो एक्सपायर होगा, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा डू नॉट वार्म अनलेस रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया रेस्पॉन्स देन ओनली बाई स्पेसिफिक ब्लड वार्मिंग इक्विपमेंट। ऐसा नहीं है, हाइपरथर्मिया को कभी भी ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्म ब्लड को या बहुत ज़्यादा ठंडे ब्लड को नहीं लगाना चाहिए, हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले ब्लड को ही पेशेंट को चढ़ाना चाहिए। इन्फ्यूज़ ईच यूनिट ओवर 2 to 4 hours बट नो लॉन्गर देन 4 hours। हमेशा जो यूनिट होती है, मतलब 1 यूनिट ब्लड है, उसकी कोशिश करनी चाहिए कि 2 घंटे में, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं खींचना चाहिए। जैसे डायलिसिस में 4 घंटे का टाइम होता है, तो 2 यूनिट कभी हम चढ़ा देते हैं, कभी 1 यूनिट में काम कर देते हैं। टोटल मिला के ही बात ये आती है कि चाहे हम 2 यूनिट एक साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट में अगर आपने 4 घंटे दे दिए और दूसरा यूनिट भी 4 घंटे लेके, तो 8 घंटे हम किसी भी तरीके से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकते। आपको 2 यूनिट देनी है, आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करना है, और आपको ऐसा भी नहीं है कि 2 यूनिट ब्लड आप 1 घंटे में ख़त्म कर दें, ऐसा भी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, डिटरमाइन क्लाइंट एलर्जी। जब भी आप ट्रांसफ्यूज़न करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये फाइंड आउट होना चाहिए कि भाई कभी भी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो सबसे पहले एक टेस्ट डोज देते हैं, विदाउट टेस्ट डोज कभी भी ट्रांसफ्यूज़न नहीं करना चाहिए। फिर 10 से 15 मिनट वेट करते हैं, अगर आप देखते हैं कि पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं है, तभी आप ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को और कुछ एलर्जी है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेड विद इन 30 मिनट ऑफ रिसीविंग फ्रॉम ब्लड बैंक। जो भी आपने ब्लड बैंक से जैसे ही आप ब्लड रिसीव करते हैं, तो 30 मिनट के बाद आपको, रिसीविंग होने के 30 मिनट के अंदर अंदर
ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देना चाहिए। नेवर ऐड एनी मेड्स टू ब्लड प्रोडक्ट, कोई भी अनदर प्रोडक्ट उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और आपको एनएस का तो पता ही है कि अगर कोई पेशेंट मतलब हाइपोटेंशन से, मतलब जिसका ब्लड प्रेशर लो हो या डायरिया वगैरह की शिकायत होती है, तब हम ये सॉल्यूशन एनएस वगैरह को चढ़ाते हैं। यहाँ पर आता है की पॉइंट्स क्या है। वेरीफाई क्लाइंट आईडी, चेक द डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, जो भी लेवल है उसको भी चेक करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूज़न रिकॉर्ड भी एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। वाइटल्स देख लेने चाहिए जो मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है। कितने गॉज की निडल कैनुला यूज़ कर रहे हैं, 80 गॉज का, 20 गॉज का, या फिस्टुला निडल यूज़ कर रहे हैं, वो सब। नॉर्मल सेलाइन, आईवी सेलाइन, ब्लड एडमिनिस्ट्रेट सेट विद फिल्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्लड को आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आता है उसी के साथ आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, किसी भी अदर सेट से ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। सीवियर रिएक्शन, आपको हमेशा जब आपने ब्लड लगाया है तो 15 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई भी रिएक्शन होना होता है तो वो हो जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अगर पेशेंट को रिएक्शन होना है तो हो जाएगा। तो दैट टाइम जो है, जो ट्रांसफ्यूज़न का जो रेट है वो कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड पे आते हैं। तो कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड आर फॉलोइंग, बहुत सारे कॉमन टाइप्स के जो फ्लूइड्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन जो है वो नमक का और पानी का मिक्सचर है। D5W की बात करते हैं तो ये डेक्सट्रोज, शुगर और वाटर का मिक्सचर है। रिंगर फ्लूइड की बात करते हैं तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, लैक्टेट होती है। ब्लड तो आपको पता ही है जिसमें कि अलग अलग तरह की चीज़ें, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है, ये सब होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन यूज ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड इज़ ब्लड, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है वो ब्लड का किया जाता है, जिसमें कि हम होल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, प्लेटलेट्स भी करते हैं और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न भी करते हैं। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज़न, रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज़न कौन पर्सन को किया जाता है? तो दोज पर्सन और पेशेंट दैट है ब्लड लॉस, जिन पेशेंटों के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या एनीमिया होता है, जिन पेशेंटों को आयरन डेफिशिएंसी की वजह आयरन डेफिशिएंसी होती है या कोई भी ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे पेशेंटों को रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूज़न इंक्रीज पेशेंट हीमोग्लोबिन, इस तरह का जो ट्रांसफ्यूज़न होता है रेड ब्लड सेल्स का ट्रांसफ्यूज़न, ये पेशेंट के हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव होता है, जो सांस लेने की परेशानी पेशेंट को चल रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांसफ्यूज़न है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न। प्लेटलेट आर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आपको अभी मैंने बताया था प्लेटलेट्स भी किसका कंपोनेंट्स हैं, ब्लड का ही कंपोनेंट्स हैं। दैट स्टॉप द ब्लड फ्रॉम ब्लीडिंग, हमेशा अगर किसी पेशेंट के ब्लड में प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या होगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं। और अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, जो रुधिर है, जो हमारा खून है, वो जमना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करती हैं, ये स्टॉप करती हैं ब्लड को, इसीलिए ये हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न हम उन पेशेंटों को देते हैं जो पेशेंट ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहे होते हैं या कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं, या जिनके अंदर डेंगू वगैरह या अदर किसी प्रॉब्लम की वजह से प्लेटलेट्स काउंट नीचे चली जाती है, ठीक है। या फिर कुछ पेशेंट जो कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, ऐसे जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट पे मतलब कैंसर पेशेंट के ही लिए कीमोथेरेपी यूज़ होती है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ पेशेंट गेट रेगुलर ट्रांसफ्यूज़न टू स्टे हेल्दी, ऐसे पेशेंटों को हमेशा रेगुलर ट्रांसफ्यूज़न की नीड होती है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो हेल्दी फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न जो होता है वो लिवर फेलियर वाले पेशेंटों को दिया जाता है, और जिनके अंदर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो या सीवियर बर्न मतलब जल गया हो बुरी तरीके से, ऐसे लोगों को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न उन लोगों को दिया जाता है जो सीवियर ट्रोमेटिक हीमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, या रिक्वायर्ड रेड ब्लड सेल, जिनको कि रेड ब्लड सेल्स की नीड होती है,
वाइट ब्लड सेल्स की नीड होती है और प्लेटलेट्स की। तो जिन पेशेंटों में बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी अदर चीज़ की वजह से, ऐसे पेशेंटों को जहाँ पर कि प्लेटलेट्स भी, वाइट सेल्स भी कम हो जाएं, रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाएं और प्लेटलेट्स भी कम हो जाएं, तो ऐसे पेशेंटों को होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। अब नॉर्मल सलाइन की बात होती है, ये सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है और ये हमेशा हाइपोटेंशन या डिहाइड्रेशन के समय किया जाता है। डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन की बात करते हैं। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रोज और वाटर। इट इज़ यूज्ड इन हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, मतलब जब पेशेंट का शुगर लेवल कम होगा, तब डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन के समय भी डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। लैक्टेड रिंगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन कंटेन करता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम एंड लैक्टेट एंड वाटर, और ये काम करता है एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट का। इट इज़ यूज टू रिप्लेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन पेशेंट विद ब्लड लॉस वॉल्यूम और ब्लड लॉस प्रेशर, ऑल्सो एज एन एल्केनाइज एजेंट दैट इंक्रीज द pH लेवल ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, कई बार बॉडी में आयरन्स वगैरह की कमी आ जाती है, उसकी वजह से जो ब्लड की pH है वो चेंज हो जाती है। तो ये एक एग्रेसिव इसमें आता है, सॉल्यूशंस में आता है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड में आता है। तो जब भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी होती है तो ये लैक्टेट लिंगर सॉल्यूशन दिया जाता है, जिससे ब्लड की pH सही हो जाती है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के ट्रांसफ्यूज़न की पिक्चर को दिखाया है। देखिए यहाँ पर जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है, प्लाज्मा का है, प्लेटलेट्स का है, अलग से ब्लड का दिया हुआ है। यहाँ पर भी नॉर्मल सेलाइन और ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न शो हो रहा है। अब मेथड ऑफ ट्रांसफ्यूज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसफ्यूज़न जब करते हैं तो बिफोर द प्रोसीजर ए नर्स और डॉक्टर विल चेक द पेशेंट ब्लड प्रेशर। जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि जो भी नर्स है या जो भी टेक्नीशियन है या डॉक्टर है, उसको पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट ये चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट के ब्लड ग्रुप का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बैग आया है ब्लड का, वो पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा फैक्टर, क्योंकि दो तरह के फैक्टर होते हैं, RH पॉजिटिव फैक्टर और RH नेगेटिव फैक्टर। तो आपने केवल एक ये देख लिया कि हाँ भाई ओ ब्लड ग्रुप है, लेकिन आपने ये नहीं देखा O पॉजिटिव है O नेगेटिव है। मानिए पेशेंट का O नेगेटिव है और आपने O देखा और आपने O पॉजिटिव वाला चढ़ा दिया, तो पेशेंट को तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। द डोनेशन ब्लड ऑफ ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी कंपेटेबल विद द पेशेंट ब्लड टाइप। टोटल मिला के ओवरऑल बात ये है कि जब भी आप किसी पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं तो जो भी डोनर का ब्लड आ रहा है वो पेशेंट से मिलता जुलता होना चाहिए। और जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे उससे पहले आपको एक टेस्ट डोज देनी है पेशेंट को। टेस्ट डोज दे के आपको 10 से 15 मिनट वेट करें। जहाँ पर भी आप थोड़ा सा वो इंजेक्शन देंगे स्किन में, वहाँ पर गोला कर देना चाहिए। मानिए ये हाथ है और यहाँ पर आपने अगर टेस्ट डोज दे दी स्किन पे, तो आपको 10 से 15 मिनट वेट करना चाहिए। 10 से 15 मिनट में होगा क्या, अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा तो यहाँ पर या तो स्किन रेड हो जाएगी, पेन से यहाँ पे गोला कर देना चाहिए। तो इस गोले में या तो स्किन रेड हो जाएगी या इचिंग होगी, मतलब आपको दिख जाएगा, कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या होता है कि पेशेंट को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट ऑब्जर्व एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होते हैं, जैसे कि ठंड लगना शुरू हो जाए, चिल्स लगना शुरू हो जाए, एलर्जी लगना शुरू हो जाए। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। पल्स ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, या ब्लड प्रेशर अप डाउन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड, सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक 1 to 4 आवर। देखिए किसी भी पेशेंट की कितनी भी तबीयत ख़राब है या सही है, हमें कम से कम 1 से 4 घंटे देने ही हैं ट्रांसफ्यूज़न में। चाहे 2 यूनिट दे रहे हैं तो भी आप 1 से 4 घंटे दें, और अगर 1 यूनिट दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको 1.5 से 2 घंटे तो दें ट्रांसफ्यूज़न में। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ही सारा ख़त्म करके छोड़ दें, आपको कम से कम 1 घंटे से ऊपर टाइम देना है 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज़न में। नेक्स्ट आता है आफ्टर प्रोसीजर। आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाए तो उसके बाद द कम्प्लीशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट वाइटल साइन आर चेक। हमेशा ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने चाहिए। IV लाइन और ब्लड बैग को रिमूव करके डिस्कार्ड कर देना चाहिए डस्टबिन में। इट इज़ पॉसिबल फॉर ए कपल ऑफ डे आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। देखिए
क्या होता है कि कई बार क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न के समय पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और कई बार ट्रांसफ्यूज़न के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल आए। द पेशेंट डॉक्टर में रिक्वेस्ट टू चेकअप, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर दिखाई है जिसमें ए ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए ब्लड ग्रुप पे एंटी बी और एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं। बी में भी एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं। ए बी की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं हैं। अगर ओ की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटीजन्स नहीं है। ए बी जो है ये क्या है, रिसीवर है, और ओ क्या है, डोनर है। अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि फीवर हो सकता है, पेशेंट को चिल्स हो सकती है फीवर के साथ में, मतलब हाथ पैर हिलते रहें। इचिंग, खुजली हो सकती है, बॉडी में गर्मी लगेगी, पेशेंट को जलन जैसी फील होगी, एलर्जिक रिएक्शन शो हो जाएंगे। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, इम्यून हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, कोगुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरकैलीमिया हो सकता है पेशेंट को, एलो इम्यूनाइजेशन हो सकता है, यूटिकेरिया हो सकता है, स्वेलिंग और बर्सन स्वेलिंग हो सकती है, मतलब सूजन आ सकती है हाथ पैर लेग्स में, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है पेशेंट को, पासिंग वेरी डार्क यूरिन। ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफ्यूजन के समय में पेशेंट या बाद में पेशेंट जब भी यूरिन करे तो बहुत डार्क वाला उसको यूरिन आए। कई बार स्टाफ ध्यान नहीं देता, या कोई भी जो ट्रांसफ्यूजन कर रहा है या कोई नया पर्सन लगा हुआ है, तो क्या होता है कि एयर इम्बोलिन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि ब्लड ख़त्म हो गया या सेलाइन ख़त्म हो गया और ध्यान नहीं दिया तो एयर भी पीछे से चली जाती है, तो एयर इम्बोलिन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोटेंशन भी हो जाती है, कई बार क्या होता है कि यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। इसके अलावा इनिशिएशन इन्फ्यूज़न ऑफ ब्लड कंपोनेंट स्लोली एट रेट ऑफ, देखिए जब भी आप ट्रांसफ्यूजन शुरू कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशली शुरू कर रहे हैं, तो 50 ml पर आवर स्टार्टिंग के समय ये रेट रखना चाहिए, बट नो ग्रेटर देन 2 ml। कभी भी जो 1 मिनट में आप ऐसा नहीं है कि 2 ml से ज़्यादा किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का रेट रखें। 2 ml 1 मिनट के अंदर अंदर का रखना चाहिए। 2 मिनट से 1 मिनट में ऐसा नहीं है 3 ml या 4 मिनट का, मतलब 1 मिनट में अगर आप 4 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो ये पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। और हमेशा 15 मिनट जब होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, हमेशा कम से कम रेट पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना चाहिए। तो ये था आज का प्रोसीजर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।